तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से वीडियो के अंतर्गत हम आपके कक्षा 12वीं गणित के एक चैप्टर जो है आपका प्रायिकता की शुरुआत आज की इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको प्रायिकता बिल्कुल सिखाई जाएगी। मैं मानता हूं कि आपने कक्षा 11वीं में कुछ भी नहीं पढ़ा, एकदम बेसिक से मैं शुरुआत करूंगा और हर एक सवाल को आपके बताते चलूंगा। तो हर एक कंफ्यूजन, हर एक डाउट आपका क्लियर होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए जल्दी से बिना देरी के वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले अगर हम प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता की अंग्रेजी होती है प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता की अंग्रेजी क्या होती है आपकी? प्रायिकता की तो सबसे पहले अगर मैं प्रायिकता की बात करूं तो प्रायिकता की अंग्रेजी होती है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। देखिए, यह जो प्रायिकता है ना, हालांकि यह कहना अनुचित नहीं होगा कि जो आपके कक्षा 11वीं में समुच्चय वाला चैप्टर था ना, लगभग हर एक गणित के चैप्टर को टच करता है। लेकिन जो आपकी प्रायिकता है, इस प्रायिकता में बिना समुच्चय का थोड़ा बहुत ज्ञान हुए आप प्रायिकता नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले अगर आपसे बोलता है कैसी घटनाएं, आपसे बोलता है पूरक घटनाएं, आपसे कैसी घटनाएं बोलता है? अगर बोलता है पूरक घटनाएं, तो पूरक घटनाओं को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए डैश, या इसी को हम प्रदर्शित करते हैं ए सी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? AC से प्रदर्शित करते हैं। और AC का मतलब ये होता है कि जिसमें A ना हो, जिसमें A ना हो, यानी कि A को छोड़ करके बाकी सब। इसका ये मतलब होता है कि A को छोड़कर। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक होता है सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे हम S से डिनोट करते हैं। जैसे सार्वत्रिक समुच्चय आपका है 1 2 3 4 5 6, मान लेते हैं ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय है। अब एक समुच्चय इसी में आपका दे दिया, A, और A बराबर दिया 2 4 6। इस प्रकार से A बराबर दे दिया। अब यहां से अगर आपको इसका पूरक घटनाएं निकालनी है, यानी A डैश, या इसी को हम कहते हैं AC, अगर आपको निकालनी है तो आप AC का मतलब क्या समझते हैं? AC का मतलब समझते हैं कि A को छोड़कर बाकी सब। तो इस संपूर्ण समुच्चय में, इस पूरे समुच्चय में A को छोड़कर, यानी A में क्या है? 2 4 6, तो 2 को 4 को 6 को, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी हैं, यानी 1 है 3 है 5 है, तो ये आपका किसका मान हो जाएगा? A डैश या AC का मान हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं पूरक घटनाएं। अगला आता है आपका कि जैसे कोई भी घटना हो रही हो, तो उस घटना में जैसे आता है A और अगर B आता है, तो A और B को हम समुच्चय रूप में किस हिसाब से दर्शाते हैं? इसको दर्शाते हैं A इंटरसेक्शन B। A और B अगर आता है तो इसको हम दर्शाते हैं A इंटरसेक्शन B। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। जैसे एक समुच्चय आपका A दिया ही हुआ है, हाँ, और B आपका समुच्चय दिया है, B दिया हुआ है आपका समुच्चय B बराबर दिया हुआ है 1 2 3। अब यहां से अगर हमें A इंटरसेक्शन B निकालना है, तो A इंटरसेक्शन B का मतलब यह है कि जो A और B दोनों में क्या हो? कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? देखिए, 2 और 2, केवल मात्र एक ऐसा अवयव है जो दोनों में मिल रहा है, तो ये आपका 2 क्या हो जाएगा? आपका A इंटरसेक्शन B। इसको हम पढ़ते हैं A और B, दो प्रकार से इसको पढ़ते हैं, या तो A और B पढ़ेंगे, या तो A इंटरसेक्शन B पढ़ेंगे। एक और आता है आपका, एक होता है A या B अगर करके दे, A या B अगर करके दे, तो इसको गणितीय भाषा में हम लिखते हैं A यूनियन B। इसको पढ़ते हैं यूनियन, इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, कॉमन। और जो आपका यूनियन होता है, यूनियन का मतलब होता है सभी, यानी A के भी सभी अवयव, B के भी सभी अवयव। तो A के अवयव कौन कौन है? 2 4 6, B के अवयव है 1 2 3। तो यहां से A यूनियन B हो जाएगा आपका 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 नहीं है, सीधे क्या है? 6 है। तो देखिए, 3 अवयव इसके, टोटल 5 अवयव होना चाहिए। अंकों को दोहराया जाना नहीं चाहिए, इतना बस आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका यूनियन हो गया, ये आपका क्या हो गया? इंटरसेक्शन हो गया। अब ये तो थोड़ा सा बेसिक सी बात हुई।
समुच्चय के बारे में। अब जैसे ही आप प्रायिकता में प्रवेश करते हैं, आपने कक्षा 11वीं में अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो वहां पे आपको एक चीज बताई गई होगी, प्रतिदर्श समिष्टि। क्या बताई गई होगी? प्रतिदर्श समिष्टि। क्या बताई गई होगी आपको? प्रतिदर्श समिष्टि। प्रतिदर्श समिष्टि का मतलब यह होता है, प्रतिदर्श समिष्टि को अगर हम एकदम हिंदी में अगर आपको बताएं तो जो आपकी प्रतिदर्श समिष्टि होती है वह होती है कुल परिणामों का समुच्चय। प्रतिदर्श समिष्टि का मतलब क्या होता है? प्रतिदर्श समिष्टि होती है आपका कुल परिणामों का समुच्चय। देखिए, जो भी एक एक बात यहां पे बोली जाएगी, एक एक बात आपको समझाई जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, किसी भी प्रकार का आपका डाउट नहीं बचेगा। यहां पे प्रतिदर्श समिष्टि का मतलब है कुल परिणामों का समुच्चय। जैसे अगर आपको कहा जाता है कि एक सिक्का उछाला जाता है, कितना सिक्का उछाला जाता है? एक सिक्का उछाला जाता है, तो उसके कुल परिणाम कितने होंगे? तो उसके कुल परिणाम, अगर आपका केवल एक सिक्का उछाला जाता है तो उसके दो ही परिणाम होंगे, या तो उसमें हेड आएगा या तो उसमें टेल आएगा, या तो उसमें शीर्ष आएगा या तो उसमें पूंछ आएगा। यानी कि अगर इसकी प्रतिदर्श समिष्टि देखी जाए, एक सिक्का के उछालने की प्रतिदर्श समिष्टि देखी जाए, तो प्रतिदर्श समिष्टि को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं और इसकी जो प्रतिदर्श समिष्टि हो जाएगी वह हो जाएगी एच एंड टी। इसी प्रकार से यानी कि कुल परिणाम, एक सिक्के को जब उछाला जाए तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? तो कुल परिणाम केवल 2 हो सकते हैं। लेकिन यही अगर एक डाइस को उछाला जाए, एक पासे को उछाला जाए, तो पासे की जो प्रतिदर्श समिष्टि हो जाएगी, पासे पे टोटल कितने, लूडो खेला है आपने ना, लूडो का जो पासा होता है कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर पासे पर टोटल संभावित अंक देखे जाएं तो पासे पर टोटल संभावित अंक अगर देखे जाएं तो टोटल संभावित अंक क्या होंगे? ये देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन में कट रहा है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं कि जो इसकी जो प्रतिदर्श समिष्टि होगी पासे की, अगर हम बात करेंगे तो अगर पासे की जो प्रतिदर्श समिष्टि देखी जाए तो ये कितनी होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, क्योंकि पासे पे कितने अंक होते हैं? 6। तो कुल संभावित अंकों का जो समुच्चय होगा उसे हम कहेंगे प्रतिदर्श समिष्टि। तो ये थोड़ी थोड़ी हमने बेसिक सी बातें आपको बताई। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और जब नोट्स बनाएंगे बकायदा एक एक चीज बनाते चलेंगे। एक बात और देखिए, यहां पर अगर हम ए और बी की बात करते हैं, इसका अगर फेजर डायग्राम बनाएं, आरेख बनाएं, अगर इसका क्या बनाएं? आरेख बनाएं, तो जैसे एक समुच्चय आपका है ए, ये आपका समुच्चय कौन सा है? ए, और दूसरा समुच्चय इस प्रकार से है जो कि आपका है बी, और ये दोनों किसी एक के अंदर उपस्थित हैं जिसे हम सर्वात्रिक समुच्चय कहते हैं। तो अगर हम ए और बी की बात करेंगे तो यानी ए और बी में जो कॉमन हो, तो ये आपका ए है और ये आपका बी है, इन दोनों में कॉमन वाला भाग ये रहा। तो इसका अगर डायग्राम बनाएं तो हमारा ये हो जाएगा। यानी कि यह किसका डायग्राम है? यह आपका ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम है। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो इसका मान लेते हैं ये आपका ए है और ये आपका क्या है? बी है। ये ए है और ये बी है, इन दोनों को अगर अंदर रख दिया जाएगा तो ये सर्वात्रिक समुच्चय हो जाएगा एस। अगर इनमें हम देखें ए ये यूनियन बी, यूनियन में तो सभी आ जाते हैं ना, तो सभी इसमें ए के भी सारे पार्ट आ जाएंगे और कॉमन वाले भी पार्ट आ जाएंगे और बी के भी सारे पार्ट आ जाएंगे। तो इसका डायग्राम आप इस प्रकार से बना सकते हैं, इसे हम कहेंगे ए यूनियन बी। तो ये हमने थोड़ा सा आपको कक्षा 11वीं पीछे, एक साल पीछे रिवाइंड अप करा के थोड़ा सा दिखाया। अब मेन कॉन्सेप्ट जो प्रायिकता का होगा शुरू होगा। अब देखिए, एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा आपका सूत्र है, जिस सूत्र पर आपका ये जो पूरी प्रश्नावली है, यानी कि प्रायिकता की जो ये प्रश्नावली है आपकी 13.1, ये एक छोटा सा सूत्र है, वह एक छोटे से सूत्र में सारी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उस सूत्र को आपको बिल्कुल फील करा दूं ताकि आप एकदम प्रायिकता से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना बचे। तो देखिए, अगले क्रम में कुछ परिभाषाओं को हम और समझते हैं। जैसे अगर अब हम कहें, पहले तो हमने एक सिक्का उछाला था वहां पे आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। अब यहां पर अगर हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, हम क्या करते हैं? हम यहां पर एक काम करते हैं कि 2 सिक्कों को हम क्या करते हैं? 2 सिक्कों
को हम क्या करते हैं, उछालते हैं, यानी कि दो सिक्कों को उछाला जाता है। यानी कि अब अगर दो सिक्कों को उछाला जाएगा तो टोटल जो प्रतिदर्श समिष्टि, अभी हमने आपको प्रतिदर्श समिष्टि जो बताया, तो प्रतिदर्श समिष्टि को हम करते हैं प्रदर्शित S से। S बराबर कितना हो जाएगा, टोटल परिणाम कितने आएंगे यदि दो सिक्कों को उछाला जाता है। आप जानते हो कि जो आपका सिक्का होता है ना, उस पर या तो आपका हेड होता है और या तो आपका टेल होता है, यानी एक साइड हेड और दूसरे साइड क्या होता है, टेल। अब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जब जाएगा तो एक सिक्के पे हो सकता है अगर हेड आए तो दूसरे भी सिक्के पे क्या आ जाए, हेड आए, पहला परिणाम। और यदि हम दूसरे परिणाम की बात करें तो एक सिक्के पे अगर टेल आए तो हो सकता है दूसरे सिक्के पे टेल आए। अगला परिणाम क्या हो सकता है कि यदि एक सिक्के पे टेल आया तो दूसरे सिक्के पे हेड आ सकता है। और चौथा परिणाम क्या हो सकता है, यदि पहले सिक्के पे हेड आया तो दूसरे पे क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। इससे ज्यादा और कोई केस आपका नहीं बनेगा। यानी कि अगर दो सिक्कों को उछाला जाता है तो अधिकतम या तो एच आए, या तो टी आए, या तो टीएच आए, या तो एचटी आए, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं। तो यानी कि इसकी प्रतिदर्श समिष्टि कितनी हो गई, प्रतिदर्श समिष्टि इस पे कितनी हो गई, प्रतिदर्श समिष्टि इसकी हो गई 4। अब अगर हम इसमें कुछ घटना लगा देते हैं, यानी कि अगर हम बात करें घटना ए की, यानी कि इसमें एक प्रतिबंध हम लगा देते हैं। जो प्रतिबंध क्या है, अगर इसको हम कहते हैं कि दोनों सिक्कों पर, घटना ए है कि दोनों सिक्कों पर एक साथ क्या आए, हेड आए। हेड की अंग्रेजी होती है चित्त और टेल की अंग्रेजी होती है पट। हेड फार क्या होता है, HEAD। हेड फार आपका होता है चित्त, हेड फार आपका क्या होता है, चित्त। और टेल TELL, टेल का मतलब होता है पट, या तो चित्त आए या तो पट आए। तो हमने पहला घटना क्या बनाया, पहला घटना हमने बताया कि दोनों सिक्कों पर एक साथ हेड आए तो केवल व केवल एक ही परिणाम इसका प्राप्त होगा, H एंड H, दोनों सिक्कों पे क्या आए, हेड आए। अगर हम इस घटना बी की बात करें, यानी कि दूसरी घटना के लिए हम कंडीशन लगा दें कि दोनों सिक्कों पर यदि आपके दोनों सिक्कों पर यदि आपका एक साथ, दोनों सिक्कों पर एक साथ क्या आए, पट आए, एक साथ क्या आए, पट आए, तो इसकी जो संभावना होगी केवल एक होगी, टी एंड टी। लेकिन अगर हम घटना सी की बात करें, घटना सी की, और घटना सी में हम कह दें कि कम से कम एक चित्त आए, कम से कम एक चित्त आए, यानी कि एक चित्त का मतलब क्या होता है, हेड। कम से कम एक हेड आए, तो अगर कम से कम एक हेड की बात कर रहा है तो इसमें या तो H के साथ T आ सकता है, कम से कम की बात क्या है, या तो H एंड H हो सकता है, या तो T एंड H हो सकता है। यानी कि इसमें हमें टोटल 3 परिणाम मिलेंगे। अब ये हमारे पास 3 घटनाएं हैं। कितनी घटनाएं हैं, 3 घटनाएं हैं। अब अगर हम बात करें ए और बी की, तो घटना ए और बी में क्या कुछ कॉमन है क्या, घटना ए और बी में क्या कुछ कॉमन है क्या। तो यहां पर देखें तो यहां पे HH है और यहां पे क्या है, TT है। तो आप कहोगे जी नहीं सर, कोई कॉमन इसमें नहीं है। यानी अगर हम कहें कि घटना ए और घटना बी में कोई कॉमन नहीं है, तो घटना ए और घटना बी क्या कहलाएगी, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। क्या कहलाएंगी, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। कौन सी घटनाएं कहलाएंगी, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाएंगी। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि परस्पर अपवर्जी घटना किसे कहते हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं किसे कहते हैं, तो ऐसी घटनाएं जिनमें कॉमन ना हो, अगर इसे गणितीय भाषा में लिखें तो और को, अभी हमने बताया कि और को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी, और जिसमें परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी, कोई कॉमन नहीं होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू होगा 5। और यदि इसे प्रायिकता के संबंध में देखा जाए, प्रायिकता को हम P और A इंटरसेक्शन B से प्रदर्शित करते हैं, यानी A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता आने की संभावना, तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसकी संभावना कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
तो परस्पर अपवर्जी घटनाएं जहां कहीं भी आपको देखने को मिलेगा वहां तुरंत आप समझोगे कि वहां ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, 5 है, यानी ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता है वह कितनी है, 0 है। अब अगर हम बात करें, अगर हम अगले क्रम में बात, अगर यहीं पे हम कहें कि घटना ए और घटना सी, घटना ए और घटना सी को अगर देखें तो घटना ए और घटना ए और घटना सी क्या परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, क्या परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, यानी ए और सी अगर लिखा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे हम ए इंटरसेक्शन सी। अब क्या ए इंटरसेक्शन सी क्या फाई के बराबर है, क्या देख लो, क्या ए में क्या है, एच एच है, इसमें कहीं पे एच एच है क्या, तो जी हां बिल्कुल है, यानी कि इसमें तो कुछ मिल रहा है, यह फाई के बराबर नहीं है, तो यह बराबर नहीं है फाई के, अतः जो आपका ए इंटरसेक्शन सी है यह अपवर्जी घटना नहीं है, यह अपवर्जी घटना नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे कि आपका बी और सी, बी या सी की अगर बात करें, यानी मैं बात करूं घटना बी या घटना सी, तो मैंने आपको बताया है कि जब या लगा हो तो इसका मतलब होता है यूनियन, यानी बी यूनियन सी, इसका मतलब क्या होता है, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी किसके बराबर हो जाएगा, यानी बी के भी सारे अवयव और सी के भी सारे अवयव, तो बी के अवयव कितने हैं, टी टी हैं, तो इसमें इसके साथ जब लेंगे तो ये हो जाएगा टी टी और एच एच और टी एच। अब अगर हम इसको देखें, बी और सी घटना को देखें, बी या सी घटना को देखें, तो जो बी या सी घटना है यह किसके बराबर हो जा रही है, तो यह आपके प्रतिदर्श समष्टि एस के बराबर हो जा रही है। तो यदि किसी दो घटनाओं को मिलाकर, या दो से अधिक घटनाओं को मिलाकर यदि हमें प्राप्त होता है क्या, प्रतिदर्श समष्टि, यदि किसी दो या दो से अधिक घटनाओं को मिलाकर हमें प्राप्त होता है प्रतिदर्श समष्टि, तो इसे हम कहते हैं क्या, निःशेष घटनाएं, इसे हम क्या कहते हैं, निःशेष घटना कहते हैं। तो दो चीजें यहां पे हमने आपको मोटी मोटी समझाई बात कि एक आपकी परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं, दूसरा हमने बात समझाई कि निःशेष घटनाएं क्या होती हैं। अब समय आ गया है, मैंने बेसिक ज्ञान आपको दे दिया, अब समय आ गया है उस सूत्र की ओर मैं ले चलूं जहां से होती है प्रायिकता की शुरुआत। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आइए हम करते हैं प्रायिकता की शुरुआत, जिसकी शुरुआत करने से पहले मैं फिर से दो सिक्कों का एग्जांपल लूंगा कि आपके दो सिक्के जो हैं, आपके दो सिक्के एक साथ क्या किए जाते हैं, दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, दो सिक्के एक साथ क्या किए जाते हैं, उछाला जाता है, दो सिक्के को एक साथ क्या किया जाता है, उछाला जाता है। अगर दो सिक्के को एक साथ उछाला जाएगा तो जैसा कि हमने बताया, या तो एच एच प्राप्त हो, या तो टी टी प्राप्त हो, या तो टी एच प्राप्त हो, या तो एच टी प्राप्त हो, यानी कि 4 संभावित परिणाम हमको प्राप्त होंगे। यानी अगर इसके प्रतिदर्श समष्टि की बात करें तो ये प्रतिदर्श समष्टि तो इसकी कितनी है, 4। अब प्रतिदर्श समष्टि की संख्या अगर देखें तो इस संख्या को जैसे n लग जाए तो इसका मतलब होता है प्रतिदर्श समष्टि की संख्या, तो प्रतिदर्श समष्टि की संख्या यहां पे कितनी है, 4, यानी टोटल हमारे पास परिणामों की संख्या कितनी है, 4। अब इसमें भी हम दो घटना लेते हैं। अगर हम घटना ए की बात करें तो घटना ए ऐसा कहता है कि जो आपका चित्त आए, जब सिक्के को उछाला जाता है तो कम से कम एक क्या प्राप्त हो, एक हमें क्या प्राप्त हो, चित्त प्राप्त, एक कम से कम एक क्या प्राप्त हो, कम से कम एक चित्त प्राप्त हो। जब एक चित्त कम से कम प्राप्त हो तो इसकी जो आपकी संभावना हो जाएगी, यानी ए हो जाएगा, जो ए समुच्चय ए बराबर कितना हो जाएगा, कम से कम एक चित्त प्राप्त हो, तो एच टी आ सकता है, टी एच आ सकता है, एच एच आ सकता है। एच फार क्या होता है, चित्त, यानी कि हेड। अब अगर घटना बी की बात करें तो घटना बी कहती है कि दोनों पर क्या प्राप्त हो, दोनों पर चित्त प्राप्त हो। घटना बी कहती है कि दोनों सिक्कों पर
पर क्या प्राप्त हो, दोनों पर चित्त प्राप्त हो। तो अगर दोनों पर चित्त प्राप्त होगा तो अगर हम बी की बात करेंगे तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान दोनों पर चित्त प्राप्त होगा तो केवल एक ही घटना होगी। अब जैसे यहां पे हमने ns की वैल्यू निकाली थी, ns यानी s की संख्या, उसी प्रकार से अगर हम यहां पे na निकाल दें तो na यानी a में उपस्थित अवयवों की संख्या, तो a में उपस्थित अवयव कितने हैं, 1 2 3, तो na बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक उसी प्रकार से अगर यहां पे हम निकाल दें nb निकाल दें तो nb बराबर कितना हो जाएगा, nb बराबर कितना हो जाएगा, 1। nb बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब अगर हम कहें, ये तो हमने घटना ए में संख्या को निकाल लिया, घटना बी में संख्या को निकाल लिया, प्रतिदर्श समष्टि में संख्या को निकाल लिया, लेकिन अब बात अगर आती है घटना ए की प्रायिकता, घटना ए की प्रायिकता, अगर हम कहें घटना ए की प्रायिकता, प्रायिकता का एक सुंदर सा लॉजिकली मतलब यह होता है कि संभावनाएं, यानी घटना ए होने की संभावनाएं कितनी हैं। घटना ए की प्रायिकता का मतलब क्या है कि घटना ए की संभावनाएं कितनी है, घटना ए होने की संभावनाएं कितनी हैं। तो अगर घटना ए की प्रायिकता कहा जाएगा तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे पी ए से। यानी कि अगर कहीं पे आपका लिखा हो पी ए तो इसको समझेंगे आप घटना ए घटित होने की प्रायिकता। अगर हम यहां से निकालें मान किसका, पी ए का, तो कभी भी प्रायिकता जब निकालेंगे तो प्रायिकता का एक सूत्र गांठ बांध करके रख लो कि प्रायिकता बराबर होता है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। जो आपका परिणाम संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, इस सूत्र को आप बिल्कुल से गांठ बांध करके रख लो। किसी की भी प्रायिकता अगर पूछी जाएगी तो उसका सूत्र होगा संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अगर हम पी ए, हम क्या ज्ञात करें, पी ए यानी घटना ए घटित होने की अगर हम प्रायिकता ज्ञात करें तो इसका मतलब क्या है कि ए संभावित परिणाम, यानी घटना ए का संभावित परिणाम कितना है, तो घटना ए घटने के संभावित परिणाम कितने हैं, 3। तो घटना ए के संभावित परिणाम कितने हैं, 3 बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो हमें समष्टि से प्राप्त होगा, कुल परिणाम कितने हैं आपके, 4 हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4। या तो इसको सूत्र के रूप में भी चाहो तो लिख सकते हो, यानी कि अगर आपको पी ए ज्ञात करना हो तो इसको लिखोगे एन पी बटे एन एस, एन पी बटे एन एस, यानी कि P की कुल संख्या, P की कुल संभावित संख्या बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिदर्श समष्टि से। उम्मीद करते हैं समझ में नहीं आया होगा। फिर चलते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। अगर हमें ज्ञात करना हो पी बी, हमें किसको ज्ञात करना हो, पी बी, पी बी लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि घटना बी घटित होने की प्रायिकता, और घटना बी घटित होने की प्रायिकता, कहीं पे भी प्रायिकता पूछे तो प्रायिकता का मतलब होता है संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अगर हम घटना बी की बात यहां कर रहे हैं, यानी कि घटना पी बी की बात कर रहे हैं, तो बी घटित होने का कुल संभावित संख्या कितनी है, केवल 1 है। घटना बी घटित होने का कुल परिणाम कितना है, संभावित परिणाम तो कितना है, 1 है। और अगर हम कुल परिणाम की बात करें तो कुल परिणाम कितना है, 4 है। तो जो बी की प्रायिकता हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, 1/4। कितनी हो जाएगी, 1/4। लेकिन अब अगर हम यहीं पे ज्ञात करें पी ए और पी बी, तो हमने अलग अलग निकाल लिया। अब अगर हमको ज्ञात करना हो पी ए बटे बी, पी ए बटे बी, तो इसका मतलब है, सबसे पहले इसकी हिंदी लिखते हैं हम। इसका मतलब यह है कि घटना ए घटित होने की प्रायिकता, यानी कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो ना तो आप इसको ऐसा समझेंगे, घटना ए घटित होने की प्रायिकता, घटना ए घटित होने की प्रायिकता कब, जब घटना बी घटित हो चुकी हो, इसका मतलब थोड़ा सा समझिएगा। ऊपर वाले घटना की प्रायिकता पूछ रहा है जबकि घटना बी घटित हो चुकी है। अगर इसी का अगर उल्टा बोल देता पी बी बटे ए, तो उसका मतलब क्या होता, ऊपर वाले घटना की प्रायिकता पूछ रहा है और नीचे वाली घटित हो चुकी है।
ऊपर वाले की पूछ रहा है, नीचे वाला घटना घटित हो चुकी है। अभी आइए समझते हैं उसको भी। लेकिन अगर हम पी ए बटे बी निकालें तो इसका मतलब सूत्र तो आपको हर हाल में यही रहेगा, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसका भी सूत्र होगा संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। अब यह परिणाम घटना ए और घटना बी में टोटल संभावित परिणाम क्या है, एच एच और एच एच। टोटल संभावित परिणाम कितना है, एक है, तो टोटल संभावित परिणाम कितना हो गया, एक। अब घटना बी घटित हो चुकी है, तो घटना बी घटित हो चुकी है तो कितना आया है, एक आया है। तो घटना बी घटित हो चुकी है तो कितना आया है, एक, यानी एक बटे एक बराबर कितना आया, एक। अब अगले क्रम में अगर इसको हम देखें, यानी कि पी बी बटे ए अगर करें, तो पी बी बटे ए जब करेंगे तो पी बी बटे ए में क्या होगा, ऊपर वाले घटना की प्रायिकता पूछ रहा है और नीचे वाले घटना की प्रायिकता घटित हो चुकी है। नीचे वाले की घटना क्या हो चुकी है, घटित हो चुकी है। अब इसका जब हम निकालेंगे तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाला कितना है, बी बी। अब देखिए एच एच यहां भी आ सकता था, एच एच यहां भी आ सकता था, एच एच यहां भी आया ही है। तो जो आपकी ए में घटना बी के घटित होने की प्रायिकता है वह कितनी है, 3 है। वह कितनी है, 3 है। और घटना एक घटित हो चुकी है, किसमें से घटना एक घटित हो चुकी है, 4 में से हो चुकी है। तो ये कितना आ गया आपका, 3/4। अब यहां पर कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर मैं इसकी बात करूं यानी ए इंटरसेक्शन बी की संख्या, तो ए और बी में एच एच कॉमन है, केवल एक ही कॉमन है, इसलिए इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1। अब अगर मैं इसका पी ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो क्या हो जाएगा, सूत्र तो यही रहेगा, संभावित परिणाम। तो इसके संभावित परिणाम कितने हैं, 1। तो इसके संभावित परिणाम कितने हैं, 1। कितने में से 1 है, तो 4 में से 1 है। तो ये कितना हो गया, 1/4। अब देखिए अगर मैं पी ए बटे बी को थोड़ा सा इस प्रकार से रीअरेंज करके लिखूं कि यहां लिख दूं पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई ये नीचे वाला बी, देखिए क्या आता है उत्तर, चेक करते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, 1/4 डिवाइड बाई पी बी का मान कितना है, पी बी हाँ सारे मान निकाल चुके हैं, बस मान हमको रखना है। तो पी बी का मान कितना है, 1/4। तो ये 1/4 कितना हो गया, कट करके कितना आ गया, 1। अगर इसका उल्टा मैं यहाँ पे लिखूँ पी बी बटे ए अगर लिखूँ और इसको मैं रीअरेंज करूँ इस फॉर्म में, तो ये आपका हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई ए को लिख दूँ नीचे वाले को पी ए, इसका मान रखता हूँ। पी ए इंटरसेक्शन का मान कितना है, 1/4 है, डिवाइड बाई पी ए का मान कितना है, पी ए का मान कितना है, 3/4। तो ये आपका हो गया 3/4। 4 से 4 आपका गया, कितना आया, 1/3। कितना आया, 1/3। पी ए बटे बी का मान हमने एक यहां भी निकाला था, एक हमने पी ए बटे बी का मान यहां भी निकाला था, जिसका मान कितना आया, 1। तो यहां भी पी ए बटे बी का मान कितना आया, 1। पी बी बटे ए, सॉरी यहाँ पे हमने 3 लिख दिया क्या, बी की प्रायिकता कितनी है, बी की प्रायिकता कितनी है, 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, 1, सॉरी एक यहाँ पे मिस्टेक हुआ थोड़ा सा। देखिए पी बी घटना घटित होने की प्रायिकता पूछ रहा है, यानी संभावित प्रायिकता किसकी ली जाएगी, घटना बी की ली जाएगी। तो इसका प्रायिकता कितनी हो जाएगी, घटना बी घटित होने की संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, घटना बी के संभावित परिणाम कितने हैं, 1। और घटना ए घटना घटित हो चुकी है, तो ए घटना घटित हो चुकी है, तो इसका मान कितना आया है, 3। तो ये आपका हो जाएगा 1/3। अब मिलाइए, यहाँ पे हमने पी बी बटे ए का मान ज्ञात किया और यहाँ पे भी हमने पी बी बटे ए का मान ज्ञात किया, तो भी 1/3 आया, और इसका भी मान ज्ञात किया हमने, तो 1/3 आया। यहां पर भी हमने पी ए बटे बी का मान ज्ञात किया, तो भी 1 आया, और इस प्रकार से भी हमने पी ए बटे बी का मान ज्ञात किया, तो भी कितना आया, 1 आया। इससे हमारे सूत्र की होती है उत्पत्ति, यानी कि जो दोनों लिखा हुआ है उसका अगर ऊपर में हम ले लें इंटरसेक्शन और नीचे वाले को सीधा सीधा निकाल दें प्रायिकता, दोनों जो लिखा हुआ है उसका ले लें इंटरसेक्शन की प्रायिकता और इसका निकाल दें सीधा सीधा, तो यह हमारा बन जाता है एक सूत्र। यानी कि अब इस सूत्र पर आधारित आपकी पूरी 13.1 प्रश्नावली है। देखिएगा कैसे, अगर आपके पास पी ए बटे बी के जगह पे सुंदर सा चीज होता है एक्स वाई, इसको ले लेते हैं, तो एक्स वाई इसको लिख सकते हैं पी एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइड बाई नीचे वाली की प्रायिकता यानी पी वाई, तो भी इसका मान ये होगा। अगर मैं कहूं पी
m बटे n, पी m बटे n कहूँ तो इसको लिख सकते हैं पी m इंटरसेक्शन n डिवाइड बाई नीचे वाला n। तो यह इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र बन जाता है, जिस सूत्र पर आधारित ये पूरी प्रश्नावली आपकी चलेगी। मैंने पूरा बेसिक को एकदम बेसिक के साथ समझाने का प्रयास किया है और हर एक बात हमने इस वीडियो के अंतर्गत समझाया है। अब हम चलेंगे आपके प्रश्नावली 13.1 के कुछ सवालों को लेंगे और इसी प्यारे से सूत्र के ऊपर सारे सवालों को क्या करेंगे, लगाएंगे। बस आपको ध्यान दो सूत्र यहां पे देना है। अगर प्रायिकता निकालनी है तो संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। अगर आपको a बटे बी या x बटे वाई या m बटे n या कुछ भी बटे कुछ भी निकालना हो तो दोनों का ऊपर में लगा देंगे इंटरसेक्शन और नीचे वाले की लिख देंगे प्रायिकता। दोनों में लगा करके इंटरसेक्शन इसका निकालेंगे प्रायिकता और नीचे में लगा देंगे प्रायिकता, नीचे वाले की प्रायिकता लिख देंगे, हल कर देंगे, आपका आ जाएगा उत्तर। तो आइए अब चलते हैं हम आपके प्रश्नावली 13.1 पर। तो प्यारे बच्चों, जो आपका चैप्टर यानी कि प्रश्नावली 13.1 का जो पहला सवाल है उसमें देखिए सारा कैप्सूल आपको दे रखा है, सारा का सारा कैप्सूल आपको दे रखा है। पी ए का मान दे रखा है, पी बी का मान दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दे रखा है। आपको निम्न में से ज्ञात करना है। अगर मैं बात करूं पहले की तो पहला है पी ए बटे बी। पी ए बटे क्या है, बी है। हमने आपको अभी अभी सूत्र में बताया कि ऊपर सबसे पहले जब दो चीजें इस प्रकार से दी हों तो हम इसका दोनों का सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन बटे नीचे वाले का प्रायिकता। तो नीचे वाला क्या है आपका बी, तो बी की क्या हो जाएगी, प्रायिकता। अब सब कुछ हमारा कैप्सूल दिया हुआ है, बस कैप्सूल हम खिलाते जाएंगे, उत्तर आता जाएगा। तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया है, 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 डिवाइड बाई पी बी का मान कितना दिया है, 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। बटे के बटे में है, पलट जाएगा तो आपका हो जाएगा 1/4 इंटू 3/1 यानी कि कितना हो जाएगा, 3/4। यही आपका हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। अब अगर इसके दूसरे क्रम की बात करें तो दूसरा सवाल है आपका पी बी बटे ए। उल्टा दिया हुआ है तो उल्टा दे चाहे कुछ भी दे, हम दोनों का क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन। तो इसका सबसे पहले हम निकालेंगे ए, इंटरसेक्शन क्या निकालेंगे, बी, डिवाइड बाई नीचे वाले की प्रायिकता। तो नीचे वाले की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पी ए, मान रखते हैं, कैप्सूल सब कुछ दिया हुआ है, इसका मान ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, 1/4 है, और डिवाइड बाई पी ए का मान कितना है, 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। बटे के बटे में है, पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2/1, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2। यही हो जाएगा इसका आंसर। ये तो आपके कक्षा 11वीं का सवाल है। अगर आपको याद हो तो तीसरा सवाल जो है, तीसरा दिया हुआ है पी ए यूनियन बी आपसे पूछ रहा है, पी ए यूनियन बी पूछ रहा है। तो कक्षा 11वीं में एक आपका सवाल था, कक्षा 11वीं में एक सूत्र होता था पी ए माइनस पी बी और पी ए प्लस का पी बी और माइनस का होता था पी ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर आपको इसका मान चाहिए तो इसके जगह पे इसको, इसके जगह पे इसको, बस ट्रांसप्लांट करना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ करना है। अब सबका मान रख दीजिए, पी ए का मान कितना दिया है, 1/2, प्लस पी बी का मान कितना दिया है, 1/3, और माइनस इसका मान कितना दिया हुआ है, 1/4। इन तीनों का अगर हम लसा निकालें तो इन तीनों का लसा कितना होगा, 12। तीनों का लसा कितना होगा, 12। 12 से 2 को कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। 6 का 1 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 6। 3 को 12 से कटाएंगे, 4 बार में कटेगा। 4 का 1 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। 4 का 12 से कटाएंगे, 3 बार में कटेगा। 3 का ऊपर गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 3। 3 में से 6 में से 3 निकलेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 3 4 3 कितना हो गया, 7। तो इसका मान आ गया आपका 7/12, प्लस का हो गया 7/12। यही आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 को पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 आपके लिए होमवर्क के लिए दिया जाता है। एक कहिए तो मैं इसमें से बता देता हूं। देखिए इसमें से पहला जो है पी ए का मान कितना दिया हुआ है, पी ए का मान दिया हुआ है। दूसरा का पहला पार्ट मैं बता देता हूं, बाकी सब इसमें अपने से आप लोग करेंगे। पहला इसमें दिया है पी ए का मान दिया है 0.8, यानी पी ए का मान कितना दिया है, 0.8, और पी बी का मान कितना दिया हुआ है, पी बी का मान दिया हुआ है इसमें 0.6, तो पी बी का मान दिया है 0.6, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है
P A इंटरसेक्शन B का मान दिया है 0.5, तो इसका मान दिया है 0.5। आपसे पूछ जो रहा है P A बटे B पूछ रहा है, सेम यही पूछा है। तो पहले क्रम में आपसे पूछा है, इसमें पहले क्रम में आपसे पूछा है पहला इसका, पहले पूछा है P A बटे क्या पूछा है आपसे, P A बटे कितना पूछा है B। आप सूत्र वही लगाओगे, वही अप्लाई करोगे, P A इंटरसेक्शन B हो जाएगा डिवाइड बाई नीचे वाले की प्रायिकता, तो P B हो जाएगा। इसका मान दिया है 0.5, तो इसका मान रख लो 0.5, और इसका मान दिया हुआ है कितना 0.6, तो इसका मान रख लो 0.6। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 5/6 इसका आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से इसके सभी पार्ट को आप कर लेंगे प्रश्न संख्या दूसरा। तो अगले क्रम में प्रश्न संख्या 2 का दूसरा पार्ट जो है काफी अच्छा सवाल है। कहता है कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते एक एक करके क्या किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। सबसे पहला थोड़ा सा मैं आपको, हालांकि ताश तो गंदी चीज है, लेकिन ताश के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। ताश के अंदर टोटल कितने प्रकार के पत्ते होते हैं, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। कौन पत्ता जिसे हम कहते हैं इक्का, पहला पत्ता जिसे हम क्या कहते हैं इक्का, और दूसरा पत्ता जिसे हम कहते हैं बेगम, और तीसरा पत्ता जिसे हम कहते हैं बादशाह, और चौथा पत्ता जिसे हम कहते हैं गुलाम, या कहते हैं जिसे हम जोकर। गुलाम या क्या कहते हैं, जोकर। इक्का जो होता है, इक्का पर आपका ए लिखा होता है। बेगम, बेगम पे जो लिखा होता है क्यून, क्यू लिखा होता है। बादशाह, किंग, के फॉर के लिखा होता है। जोकर, जे फॉर क्या लिखा होता है, जोकर। यानी ताश में टोटल कितने पत्ते होते हैं, 4। ताश की टोटल गड्डी में, ताश की गड्डी में ये आपका दूसरे का बी पार्ट है। तो ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में कुल पत्ते, तो ताश की गड्डी में जो कुल पत्ते होते हैं वे कितने होते हैं, 52। ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52, जिसमें से इक्का कितना होता है, एक इक्का होता है, एक बेगम होता है, एक बादशाह होता है, एक जोकर होता है। और प्रत्येक पत्ती 4-4 प्रकार की होती है। प्रत्येक पत्ती कितने प्रकार की होती है, 4-4 प्रकार की होती है। तो इसमें से जो इक्का है, इक्के की संख्या कितनी है, 4। जो क्यून है, क्यून की संख्या कितनी है, 4। के है, के की संख्या कितनी है, 4। जोकर जो है, जोकर की संख्या कितनी है, 4। ठीक है। अब अगर यहां पे मैं बात करूं आपके सवाल की, तो सवाल देखिएगा, एक बार फिर से पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि 2 गड्डी में से 2 पत्ते एक एक करके निकाले जाते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसका प्रायिकता ज्ञात करना है, जब प्रथम पत्ता इक्का और दूसरा पत्ता ऑनर हो। टोटल, अब देखिए, ताश के गड्डी में आप कुल पत्ते तो समझ लिए कितना, 52, और इक्का, ताश के गड्डी में जो इक्का होता है, इक्का की कुल संख्या, इक्का की जो कुल संख्या होती है वह कितनी होती है, टोटल इक्का की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 4। और आनर, आनर को हम रंगीन पत्ता भी कहते हैं। तो आनर, जो आपके आनर, या इसी को हम लिखते हैं रंगीन, रंगीन पत्तों की संख्या, पत्ते की संख्या जो होती है, रंगीन पत्ते की संख्या जो होती है वह कितनी होती है, 16। रंगीन पत्ते की टोटल संख्या कितनी होती है, 16। आगे कहता है कि एक पत्ता इक्का और दूसरा ऑनर, यानी कि ऑनर कार्ड हो, तो दूसरा पत्ता निकालने से पूर्व पहले पत्ते की गड्डी में, जब पहला पत्ता निकाला जाता है तो दूसरा पत्ता निकालने से पूर्व पहले पत्ते की गड्डी में वापस नहीं रखा जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम जो ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम जो ज्ञात करेंगे वह ज्ञात करेंगे प्रतिदर्श समिष्टि। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे क्या, प्रतिदर्श समिष्टि। प्रतिदर्श समिष्टि जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 ताश के गड्डी है, 2 पत्तों में से एक को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। एक इक्के को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, और दोबारा से उसमें रखा नहीं जाता है। तो 52 पत्तों में से पहला तो गड्डी 52 पत्ते का रहेगा, दूसरे गड्डी में से एक को क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। तो जिसमें से निकाल लिया जाएगा उसमें कितने पत्ते हो जाएंगे, 51। तो कुल प्रतिदर्श समिष्टि कितनी हो जाएगी, 52 × 51। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे कहता है, इसमें बोल क्या रहा है कि जब पत्ते को क्या किया जाता है, जब पत्ते को एक बार निकाला जाता है तो इसमें कंडीशन दिया है कि पत्ता निकालने से पूर्व पहले पत्ते की गड्डी में, पत्ता निकालने से पूर्व पहले पत्ते की गड्डी में वापस नहीं रखा जाता। यानी कि हमें दिया है, हम प्रश्नानुसार लिख सकते हैं हम
प्रश्नानुसार जब पत्ते को निकाला जाता है, जब पत्ते को क्या किया जाता है, जब पत्ते को निकाला जाता है तो उसे दूसरे से पूर्व वापस नहीं रखा जाता। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे अभीष्ट प्रायिकता, यानी कि अभीष्ट संभावना। अब देखिए थोड़ा सा यह लॉजिकली प्रश्न है। 52 पत्ती में से हमने आपको बताया कि 4 होता है, आपको निकालना है हर हाल में इक्का। अब इसकी संभावना कितनी बनेगी, क्योंकि प्रायिकता बराबर आप जानते हो, प्रायिकता बराबर आपका होता है प्रायिकता बराबर आपका होता है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो हमने निकाल लिया, कुल परिणाम है आपका 52 × 51। लेकिन अगर हमें संभावित परिणाम चाहिए तो संभावित परिणाम कैसे निकलेगा, आइए ध्यान से देखिएगा। अतः संभावित परिणाम अगर निकालें हम, संभावित परिणाम, तो संभावित अगर परिणाम इसमें निकालें तो संभावित परिणाम क्या क्या हो सकता है। सपोज कीजिए कि अगर हमारा इक्का पहला इक्का निकलता है तो पहले इक्के को निकलने के साथ साथ क्या क्या निकलेगा, A1, यानी कि पहला इक्का के साथ पहला Q निकल सकता है तो Q1, और पहला इक्का के साथ दूसरा वाला Q निकल सकता है, पहले वाले इक्के के साथ तीसरा वाला Q निकल सकता है, पहले वाले इक्के के साथ चौथा वाला Q निकल सकता है, और 4 Q हो गया। अब जब हम पहले वाले को निकालेंगे तो उसके साथ K भी तो निकल सकता है, तो पहले वाले इक्के के साथ पहला वाला K, पहले वाले इक्के के साथ दूसरा वाला K, पहले वाले इक्के के साथ तीसरा वाला K, और पहले वाले इक्के के साथ चौथा वाला K भी निकल गया। अब J बचा, J क्या हो सकता है, पहले वाले इक्के के साथ पहला वाला J निकल सकता है, पहले वाले इक्के के साथ पहला वाला J निकल सकता है, पहले वाले इक्के के साथ दूसरा वाला J निकल सकता है, पहले वाले इक्के के साथ तीसरा वाला J निकल सकता है। एक मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक समझा रहा हूँ इसका, और जो आपका पहले वाला इक्का है इसके साथ चौथा वाला J निकल सकता है। इसके अलावा भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। पहले वाले इक्के के साथ हो सकता है दूसरा वाला इक्का निकल जाए, यानी A2, पहले वाले इक्के के साथ हो सकता है तीसरा वाला इक्का निकल जाए, तो A1 के साथ क्या निकल जाए, A3 निकल जाए। पहले वाले इक्के के साथ हो सकता है चौथा वाला इक्का निकल जाए। इससे ज्यादा परिणाम तो पहले वाले के साथ नहीं हो सकता। अब गिनो इसको, कितने परिणाम हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुछ छूट रहा है क्या, हाँ देखिए, एक पत्ता जो होता है वह आपका होता है दहला, एक पत्ता आपका होता है दहला, और दहला की भी संख्या कितनी होती है, 4, यानी कि 10 जो होता है, एक 10 होता है, दहला की भी संख्या होती है 4। देखिए 4 प्रकार के ताश के पत्ते होते हैं। हुकुम का पत्ता होता है, दूसरा पान का पत्ता होता है, तीसरा ईंट का पत्ता होता है, और चौथा चीड़ी का पत्ता होता है। तो ये 4 प्रकार के पत्ते, 4 पत्ते होते हैं। तो अगर 10 निकलता है तो A1 के साथ पहला वाला 10 चीड़ी वाला निकल सकता है, A1 के साथ दूसरा वाला 10 हुकुम वाला निकल सकता है, A1 के साथ पहले इक्के के साथ तीसरा वाला 10 ईंटा वाला निकल सकता है, और चौथे A1 के साथ चौथा वाला 10 आपका निकल सकता है, किसका, चिड़ी का निकल सकता है। तो इस प्रकार से अब काउंटिंग कीजिए, अब इससे ज्यादा तो नहीं बनना चाहिए ए के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कि हर एक पहले इक्के के साथ कितने कंडीशन बनेंगे, 19 कंडीशन बनेंगे। यानी कि जो आपका A1 के साथ जो आएगा वह आपके कितने कंडीशन आएंगे, 19 कंडीशन आएंगे। उसी प्रकार से जैसे हमने A1 को लिखा,
इक्का की जगह पे A1 की जगह पहले A की जगह पे दूसरा A भी तो निकल सकता है। तो आपका जो आपका A2 होगा, A2 के साथ भी कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। इसी प्रकार से A3 के साथ भी कितने हो जाएंगे, 19। और A4 के साथ भी कितने हो जाएंगे, A4 के भी साथ कितने हो जाएंगे, 19। तो अगर मैं टोटल संभावित परिणाम की बात करूं, यानी टोटल संभावित परिणाम यानी कि n कुल संभावित परिणाम की अगर मैं बात करूं तो कुल संभावित परिणाम बराबर कितना हो जाएगा, 19 19 19 19। कितने टाइम आया, 4 टाइम आया। तो 19 इंटू कितना हो जाएगा, 4। कुल संभावित परिणाम इसका कितना हो जाएगा, 19 इंटू 4। और कुल परिणाम कितने हैं, और कुल परिणाम आपके हैं, कुल परिणाम आपके कितने हैं, 52 इंटू 51। तो कुल परिणाम है आपके 52 इंटू 51। तो अगर इसको हम प्रदर्शित कर दें संभावित परिणाम को, चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। तो अगर इसकी हम ज्ञात करें प्रायिकता, तो अगर इसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं, कुछ भी से प्रदर्शित भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो आपकी प्रदर्श समष्टि है, S से प्रदर्शित कर देते हैं। अगर इसको हम इस परिणाम को, A तो दिया हुआ है, B दिया हुआ है, अगर इस संभावित परिणाम को हम M से प्रदर्शित करें तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं, ये आपका NS है और ये आपका NM है। तो अगर प्रायिकता हम ज्ञात करें तो ये आपका हो जाएगा NM। M की प्रायिकता हम ज्ञात कर रहे हैं, तो NM यानी कि हम यहाँ पे ज्ञात क्या कर रहे हैं, M की प्रायिकता यानी PM ज्ञात कर रहे हैं। तो PM बराबर हो जाएगा NM, यानी M के संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितना है, NS है। अब यहां से मान रख देते हैं, हमें PM का मान क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। NM का मान कितना है, 19 इंटू कितना है, 4, और डिवाइड बाई NS का मान कितना है, 52 इंटू 51। 4 से काट दो, 4 एक कम 4, 13 चौका कितना होता है, 52। तो ये ऊपर में बचा कितना, 19, और नीचे में हो गया 13 इंटू 51। 13 से इसका मल्टीप्लाई कराओ तो ऊपर में आपका 19 आ जाएगा, और नीचे में 13 एक कम 13 हासिल 1, और 13 25 65 और 1 कितना हो जाएगा आपका 66। तो ये हो जाएगा PM बराबर कितना हो जाएगा, 19 बटे 663। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम प्यारे से सवाल को प्यारे से तरीके से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। सबसे पहले दो सूत्र मैंने बताया। पहला तो आपको जब प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमें 2 चीज चाहिए होता है, एक कुल संभावित परिणाम और कुल परिणाम। तो कुल परिणाम हमने कैसे निकाला कि जब ताश के गड्डी में से एक पत्ता हमने निकाल लिया, 2 ताश की गड्डियां हैं जिसमें से एक पत्ता हमने क्या कर लिया, निकाल लिया, इक्का के साथ ही निकालना है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एक तो उसमें से कम हो गया ना। तो इक्का निकालने के बाद जो पत्ता बचा, कितना बचा, 51, और दूसरे गड्डी में कितने पत्ते होंगे, 52। तो 52 इंटू 51 यानी पूरी प्रतिदर्श समष्टि कितनी हो जाएगी, 52 इंटू 51। अब संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, तो हमें इक्का निकालना है। तो हो सकता है इक्का के साथ क्यून निकले, पहला क्यून, दूसरा क्यून, तीसरा क्यून। हो सकता है किंग निकले, पहला दूसरा तीसरा। हो सकता है जोकर निकले, पहला दूसरा तीसरा। अब उसमें दहला भी 4 होता है, तो हो सकता है इसके साथ दहला निकले, या उसमें इक्का भी तो 3 और है, तो हो सकता है पहले इक्के के साथ दूसरा इक्का, पहले इक्के के साथ तीसरा, पहले के साथ चौथा निकले। तो टोटल एक इक्के के साथ 19 परिणाम आ रहे हैं। तो जब पहले इक्के के साथ 19 परिणाम आए तो दूसरे के भी साथ 19, तीसरे के भी साथ 19, चौथे के भी साथ 19। तो टोटल संभावित परिणाम कितने हो गए, 19 इंटू 4। अब टोटल संभावित परिणाम हमको प्राप्त है और कुल परिणाम हमको प्राप्त है, हमें निकालना है प्रायिकता। तो प्रायिकता इसको हमने यम मान लिया, इसको हमने प्रतिदर्श समष्टि S मान लिया। तो यहां से कुल प्रायिकता हमको ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसका मान, संभावित परिणाम का मान डिवाइड बाई कुल परिणाम कर देंगे, हल कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार से हम प्यारे से 1 नंबर के सवाल को कर सकते हैं। तो अगले क्रम में जो दूसरे सवाल का C पार्ट है, यानी कि तीसरा पार्ट है, वह भी एक प्यारा सा सवाल है। पहले प्रकार का जैसे सूत्र हमने बताया उसका हमने उपयोग B पे में कर लिया। अब जो अगला सूत्र जो हमने अभी इंटरसेक्शन वाला बताया था, अभी C में प्रयुक्त होगा। देखिए सवाल को ध्यान से पढ़िएगा कि एक पासा में कितने अंक होते हैं, 6 अंक टोटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6। पासा का मतलब आपने लूडो तो कभी जीवन में खेला ही होगा, और लूडो के पासे को देखा होगा आपने, उसमें 6 अंक अंकित होते हैं। तो एक पासा 2 बार फेंका जाता है, कितनी बार, 2 बार फेंका जाता है, और उनके ऊपरी फलक पर आए अंकों का योग कितना आता है, 6 आता है। आए अंकों का योग कितना आता है, 6 आता है। प्रतिबंधी
प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अंक 4 से कम एक बार आए। अंक जो है 4 कम से कम एक बार आए। यहाँ पे दो कंडीशन बन रहा है। हमने माना यहाँ पे कि माना जो समुच्चय ए है, समुच्चय ए, समुच्चय ए में पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है? पहला कंडीशन दिया हुआ है कि ऐसे अंक आते हैं जिसमें कम से कम एक बार 4 आता है। तो समुच्चय ए में ऐसे अवयव हैं जिनमें कम से कम एक बार 4 आता है। जिनमें कम से कम एक बार कितना आता है? 4 आता है। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा है। कम से कम, इसमें बोल रहा है कि कम से कम एक बार क्या आए? आपका 4 आए। तो ऐसे अंक क्या क्या हो सकते हैं पासा में? देखिए, समुच्चय ए की बात की है, यानी इसको हम मानेंगे समुच्चय नंबर ए। समुच्चय ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? इसमें ब्रैकेट नहीं लगाते। समुच्चय ए बराबर आपका हो जाएगा कम से कम एक बार 4 आए। तो हो सकता है 1 और 4 आए, हो सकता है 2 और 4 आए, हो सकता है 3 और 4 आए, हो सकता है और 4 और 4 भी आ जाए। कम से कम की बात बोला है, अधिक से अधिक नहीं। और हो सकता है 5 के साथ 4 आ जाए, हो सकता है 6 के साथ 4 आ जाए। इतना हो सकता है। या और भी हो सकता है कंडीशन, हो सकता है 4 और 1 आए, हो सकता है 4 और 2 आए, हो सकता है 4 और 3 आए, लेकिन 4 4 आ चुका है, इसका ध्यान रखिएगा। हो सकता है 4 और 5 आए, हो सकता है 4 और 6 आए। इसके अलावा तो ऐसा कोई अंक नहीं होगा जिसमें 4 आए। तो टोटल अगर n a का मान हम ज्ञात करें तो n a का मान टोटल कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल इसकी संख्या कितनी हो गई? आपकी 11। देखिए, जहां पर भी आपको समझ में नहीं आता है ना, वीडियो को एक बार रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा। रिकॉर्डेड वीडियो है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लाइव के लिए सेटअप आपका चल रहा है। जैसे ही सेटअप हमारा लाइव के लिए कंप्लीट होता है, हम टोटली लाइव आएंगे और लाइव में आपको एकदम बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग जैसे पढ़ाएंगे। अब हमने पहले क्रम में तो माना था, अब पुनः माना कि जो आपका समुच्चय बी है, समुच्चय बी में ऐसे अवयव हैं, समुच्चय बी में ऐसे अवयव हैं जिनमें दूसरा क्रम क्या बोला है कि जिन अंकों का योग कितना आता हो? 6 आता हो। जिनमें अंकों का योग कितना है? अंकों का योग 6 है। तो ऐसे बी का समुच्चय कितना हो जाएगा जिसमें अंकों का योग होना चाहिए 6? तो ऐसे में देखिए क्या क्या आ सकता है। हो सकता है 1 और 5 आ जाए तो भी 6 हो जाएगा, हो सकता है 2 और 4 आ जाए तो भी 6 हो सकता है, हो सकता है 3 और 3 आ जाए तो भी 6 हो सकता है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं। क्या हो सकता है? 5 के साथ 1 आए, हो सकता है 5 के साथ 1 आए, हो सकता है 4 के साथ 2 आ जाए, हो सकता है पहले पर 3 और 3 3 तो हो चुका है। और क्या आ सकता है इसमें? 1 5 हो गया, 5 1 6, 2 4 हो गया, 2 4 6, 3 3 हो गया, 3 3 6, 5 1 6, 4 2 6। और क्या आ सकता है इसमें? किसका उल्टा नहीं आया? 1 5 का उल्टा 5 1, 2 4 का उल्टा 4 2। हो तो गया यार, हो गया। ठीक ठीक ठीक। कितना आ गया? 1 2 3 4 5। तो यानी जो आपके बी की संख्या हो जाएगी, यानी कि जो आपके बी के अवयवों की संख्या हो जाएगी, वह कितनी होगी? 1 2 3 4 5। तो यहां पे इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 5। अब देखिए, सवाल को हल करने के लिए हमें एन ए एन बी तो मिल गया, अब हमें इंटरसेक्शन भी चाहिए। तो लगे हाथ आइए इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। यानी अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर हमें निकालना हो तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी में जो आपका कॉमन हो। कॉमन क्या क्या है? कॉमन यहां पे देखिए, अगर इसको देखा जाए तो 2 और 4, इसमें देखा जाए तो ये 2 और 4, यहां पे देखा जाए तो 4 और 2, और यहां पे देखा जाए तो कितना है? 4 और 2। 2 के अलावा और नहीं कॉमन है, क्योंकि और सबका योग 6 से अधिक है या कम है। तो ये 2 आपके हो जाएंगे कॉमन। तो ये आपका है 2 और 4, और दूसरा क्या है? 4 और 2। ये मात्र 2 ही कॉमन है। तो यहां पे जो ए इंटरसेक्शन बी की संख्या हो जाएगी, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा वह कितना होगा? 1 और 2। तो यह आपका कितना हो जाएगा? 2। अब आइए, अभी तो हमने संख्या निकाली है केवल, अब इसकी प्रायिकता निकालते हैं। जैसे एन ए की संख्या हमने निकाली,
जैसे जैसे हमने एन ए की संख्या निकाली, तो एन ए की संख्या निकाल ली हमने, एन ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमें कुल परिणाम चाहिए होता है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम आपको कैसे प्राप्त होंगे? पासा आपके पास 2 है, एक पासे पे कितने अंक होता है? 6 अंक होता है। तो कुल परिणाम अगर देखा जाए, यानी अगर इसका हम निकालें प्रतिदर्श समिष्टि, अगर हम क्या निकालें? इसका प्रतिदर्श समिष्टि निकालें, तो प्रतिदर्श समिष्टि कितना हो जाएगा? एक पासे पे 6 और दूसरे पासे पे 6, यानी 6 छाक 36 परिणाम टोटल हमारे पास हो सकते हैं, 36 परिणाम हमारे पास मिल सकते हैं। अब अगर इसमें हम ज्ञात करें आपका पी ए अगर हम ज्ञात करें, यानी ए की अगर प्रायिकता ज्ञात करें, तो प्रायिकता बराबर होता है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ए का जो संभावित परिणाम है वह कितना है? 11 है, तो ये हो जाएगा 11। कुल परिणाम कितना है? 36 है, तो ये आपका हो जाएगा 36। इसी प्रकार से अगर पी बी अगर हम ज्ञात करें, बी की प्रायिकता, तो बी के संभावित परिणाम कितने हैं? 5, तो ये आपका हो जाएगा 5 बटे कुल परिणाम आपका कितना है? 36, तो 5 बटे हो जाएगा 36। इसी प्रकार से अगर इस इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकाल लें, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी अगर निकाल लें, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसकी संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? 2 है, डिवाइड बाय कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम आपके 36 हैं, तो 2 बटे कितना हो जाएगा? 36। अब हमें क्या निकालना है? हमें इस सवाल के अंदर ज्ञात करना है प्रतिबंधी प्रायिकता, यानी पहले वाले के सापेक्ष दूसरे की प्रायिकता। तो इसका ये हो जाएगा आपका पी ए बटे बी हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। हमने अभी अभी सूत्र आपको बताया कि इन दोनों का जो जिसका भी पूछता है, इन दोनों का हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकाल लेते हैं, बटे नीचे वाली प्रायिकता से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं, मान रख देते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है? 2 बटे 36, तो ये आपका हो गया 2 बटे 36, डिवाइड बाई पी बी का मान कितना है? 5 बटे 36, तो ये हो गया 5 बटे 36। 36 से 36 बर्बाद, 2 बटे कितना आ गया? 5। यही आपका हो जाएगा क्यूट सा प्यारा सा आंसर। अगर आपको इसका बी बटे ए भी ज्ञात करना होता तो बाकी सब यही रहता, इसके जगह पे क्या आ जाता? आपका ए आ जाता। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से प्यारे प्यारे सवालों को हम कर सकते हैं। हमने इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत आपको बेसिक के साथ कुछ सवाल भी यानी एप्लीकेशन भी हमने बताया। यह वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह जो सवाल है नवबोध प्रकाशन के बुक से लिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। एक कमेंट आप प्यारा सा जरूर कीजिएगा। अगर आपको समझ में आया, वीडियो में बताई गई बातें अगर समझ में आई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। इसका अगला जो सवाल होगा अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।